बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई। पहले 2 मैचेज़ हमने देखे पिंडी में खेले गए और उसके बाद 3 मैचेज़ जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए, जहां आखिरी वनडे मैच जो कल खेला गया जिसमें पाकिस्तानी टीम को 47 रन से शिकस्त हुई। 299 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए और फिर पाकिस्तान की टीम 252 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अगर कल की खास बैटिंग की बात करें तो जिस तरह कल इफ्तिखार अहमद ने बैटिंग की मिडिल ऑर्डर पर आकर, और फिर सलमान अली आगा जिनके लिए शायद ये कहा जा रहा था कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उन्होंने प्रूव किया। जिस तरह पिछले मैच में चौथे वनडे में उन्होंने कारकर्दगी अच्छी दिखाई थी, तो 5वें मैच में भी वो अच्छी बैटिंग करते दिखाई दिए। इन सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, उनके साथ साथ मौजूद है अरेबुद्दीन जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। हमने पहली दफा इनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और कल आपने देखा कि पीसीबी के जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खिलाड़ियों से बड़ा जबरदस्त सवालात करते हुए दिखाई दे रहे थे और खासकर उसामा मीर से उन्होंने उनके कैरियर के हवाले से बड़े सवालात किए। और उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेब साहब जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर है, कराची में बड़े इवेंट करवाते हैं और अभी अनकरीब ही उनका एक इवेंट जो है नया नाजाबाद और अन्नू भाई ग्राउंड पर जो है खेला जाएगा। उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी के पास आते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बाबर आजम का 100वां मैच, 1 रन बना सके वो, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन कप्तानी लैक्स करती दिखाई दी है कल आपको बाबर की? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। कप्तानी का इसमें कोई इशू नहीं है, स्कोर तो तसलसल से कर रहा था, लेकिन कल उसका 100वां मैच था लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका, 1 ही रन बन सका और ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता। उस दिन भी हमने बात की थी कि ऊपर के अगर हमारे 3-4 बैट्समैन स्कोर नहीं करते तो हमारे लिए चेस पे जाना या टारगेट सेट करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कल वही हुआ, आपके ओपनर्स नहीं चले, उन्होंने स्कोर नहीं किया और बाबर आउट हो गए। और फिर रिजवान को बहुत मकसद उसकी ख्वाहिश थी कि मैं चौथे नंबर पर आऊँ और रन्स करूँ और उससे भी रन नहीं हुए। तो एक टाइम पे तो बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद ने और आगा ने आकर टीम को जो उनकी जो इनिंग्स को बिल्ड किया वो हमें एक मरहले पर इस तरह ले आए थे कि हमें लग रहा था कि हम मैच में वापस आ गए। जो 97 की जो उनकी पार्टनरशिप लगी उससे लग रहा था कि हम मैच में वापस आ गए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जितने भी प्लेयर आगा के आउट होने के बाद आए गैर रवायती शाटें खेलते हुए अपनी गलती से, आपको पता है कि शायद बैट्समैन क्रीज पर इफ्तिखार अहमद की शक्ल में मौजूद है जो कि बहुत अच्छी शाटें आखिरी ओवर में बहुत अच्छी तरीके से मैच को फिनिश कर सकता था, लेकिन उसके साथ किसी ने भी पार्टनरशिप देने की कोशिश नहीं की। मेन वजह यह थी हमारी हार की, क्योंकि जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद जो है स्कोर बोर्ड को लेकर चल रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि हम बहुत जल्द जो है टारगेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप क्या कहिए कि वो कहते हैं ना, वो कभी बहुत ही खूबसूरत सपना आ रहा होता है और नींद में जैसी कोई जगह दे सपना टूट जाता है। तो ये है कि हम 24 घंटे भी नंबर 1 जो है नहीं रह सके और हमारे जो ख्वाब थे चकनाचूर हो गए। हम नंबर 1 से दोबारा नंबर 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ा धचका है हमारी टीम के लिए। सेटबैक है। अरे बड़े जबरदस्त सवालात कल कर रहे थे आप समा से भी और न्यूजीलैंड के प्लेयर से भी। कल हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, तसलसल शायद हमारा बरकरार नहीं रह पाता, कभी ओपनर्स चलते हैं, लेकिन कल खुशी की बात यह थी कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है परफॉर्म किया। इफ्तिखार अहमद जो मिडिल ऑर्डर के लिए शायद मुंतखब किए गए, कुछ दिनों पहले इमामुल हक ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तनकीद शायद मेरी नज़र में उन्होंने की इफ्तिखार पर और उसका सबूत कल इफ्तिखार ने दिया। कैसा देखा कल इफ्तिखार की इनिंग को और पाकिस्तान के ये 24 घंटे की जो है नंबर 1 पोजीशन को? सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और देखें, इफ्तिखार अहमद एक वो प्लेयर है जिसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो 2015 में जो है वो इनको पाकिस्तान टीम में इंडक्ट किया गया और उसके बाद
अब तक आप देख लो 2023 से आज अब तक इन्होंने 8 सालों के अंदर सिर्फ 12 ओडीआई मैचेस खेले हैं और कल इन्होंने अपनी पहली 50 जो है वो किया है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जहां खुशदिल और आसिफ अली जैसे प्लेयर्स के लिए इतने चांस है, मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट में अब अगर आसिफ अली 50 T20 खेल जाए तो मतलब फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना। तो इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी, मतलब वो कहते हैं ना, हम अपनी दुनिया आप बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी जो है अपना लोहा खुद मनवाया है कल और ये बताया है कि मैं मतलब क्या कर सकता हूँ। और जितनी उनकी इनिंग की तारीफ की जाए कम है। वो कहते हैं ना 2-4 हाथ लबेबाम रह गए कहानी, वरना पूरी उन्होंने निकाल ही दी थी। अब लोगों को ये मंजर नामे पे तो 47 रन दिखाई दे रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें सिर्फ एक पार्टनरशिप की यहाँ ज़रूरत थी। और जिस तरीके का वो डेवेस्टेटिंग प्लेयर है, आपको मेलबर्न वाली उनकी इनिंग याद होगी जब हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी बाबर रिजवान के आउट होने के बाद, तो उन्होंने किस किस्म की ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करके हमें मैच में वापस लेके आ गए थे। बट वो तो वही बात है ना कि वो तो कोहली जैसा प्लेयर था तो मैच निकल गया, वरना वहाँ भी इफ्तिखार अहमद एज अ मैच विनर हमारे सामने आए थे। और कल की भी उनकी इनिंग की जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कम है। ये 94 जो था उनका, ये अब आपको एक चीज़ अगर मैं और बताता चलूँ इसमें, तो जितनी मेरी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये इफ्तिखार अहमद साहब जो है ना वो किसी पाकिस्तान के कभी वर्ल्ड कप प्लान का कोई हिस्सा थे, ना मिडिल ऑर्डर में कभी उनकी जगह भी नहीं जा रही थी सीरीज में। अगर आप शुरू होने से पहले की बात करें, बिल्कुल सही बात है, अचानक उनको जो है वो शामिल किया गया और वो भी रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो अब उन्होंने परफॉर्म कर दिया। और इमाम की जहाँ तक आपने बात की, देखें इमाम के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, हम सब ने किया कि मतलब उन्होंने इस तरीके की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी नहीं चाहिए थी। बट टू बी ऑनेस्ट अब अगर आप इसको एक नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव वे में देखो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो उनका अपना जाती था। उन्होंने कोई कैप्टन या किसी की बात नहीं की, उन्होंने कहा मैं ये समझता हूं कि इफ्तिखार अहमद या हारिस को चांस नहीं देना चाहिए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए था। मे बी उनकी राय हो सकती है ये, बट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस क्या वो चांस देना चाहिए था। तो ये इमाम की अपनी राय को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें तो शायद ये उनकी राय थी और गलत भी साबित की इफ्तिखार ने, और बहुत से लोगों को उन्होंने गलत साबित किया। और शायद अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो उनको नहीं इंक्लूड कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। बिल्कुल। अरे पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आती है और ख़ासकर ये भी कहा जाता है कि बहुत सी दोस्ती यारियां निभाई जाती हैं। कुछ दिनों पहले जिस तरह पूरी टीम को इनवाइट किया शाहिद खान आफरीदी ने अपने घर पर, तो वहाँ तमाम ही प्लेयर्स मौजूद थे। जिस तरह मैं इमाम की बात कर रहा था, इमाम और बाबर आजम है, जहाँ पर ये आफरीदी का घर है वहाँ से 5 मिनट पहले एक रेस्टोरेंट है निजी, वहां पर ये दोनों खाना खा रहे थे, बजाय इसके कि वो आफरीदी के घर नहीं गए। यहां भी कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ तनाजा है? देखिए अक्सर कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ऐसे ही सोच की बात होती है, जो हम सोच रहे होते हैं वो होता नहीं है और उसके अपोजिट ही कुछ होता है। तो अब दिखाया ये जा रहा है कि इमामुल हक जो है और बाबर आजम का और जो है क्या नाम है अपना शाहिद आफरीदी का तनाज़ा कोई है नहीं, बट ये रिफ्ट जो है ये पैदा नहीं की गई है, ये खुद नज़र आई है। क्योंकि ये जो खबर थी ये हमारे पास काफ़ी पहले से थी, जिस दिन ये डिनर हुआ उसके अगले दिन से ही, और ये कोई झूठी खबर नहीं थी, बिल्कुल इसमें सदाकत थी कि ऐसा बिल्कुल देखा गया कि उसके ही 5 मिनट दूर बैठ के खाना खाया जा रहा है। अब वही बात है ना कि एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है, मैं दूसरे दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो रिश्तेदार तो नाराज़ हो गई, तो अब मैं क्यों नहीं गया उसकी शादी में, क्योंकि मेरी कोई नाराज़गी थी। तो ये रिफ्ट जो थी मेरे ख्याल में शायद ये जब शाहिद आफरीदी शायद चीफ सेलेक्टर थे, जब से मेरे ख्याल में जो एक मामला हमने और भी सुना था उस दौरान कि बाबर आजम और शाहिद आफरीदी का थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, जिसको ये बनाकर पेश किया गया कि ये नजम सेठी और मेरे ख्याल में दूसरे बाबर आजम के दरमियान हुआ, बट ऐसा तो था नहीं, वो शाहिद आफरीदी। और क्योंकि शाहिद आफरीदी का जो एम था, आपको और हमें सबको पता है शाहिद आफरीदी ने किस तरीके की क्रिकेट खेली है, तो वो एग्रेसिव माइंड का एक प्लेयर लाया, हमारे लेजेंड हैं। और मतलब शाहिद भाई जहां खड़े हो जाएं फिर लाइन तो फिर वहीं से ही शुरू होती है। बिल्कुल, लाइन वहीं से शुरू होती है। मजीद भी बात करेंगे। अरीब आपसे, सेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब क्रिकेट के बहुत ज़्यादा कराची में खेली जाती है, अगर हम देखें तो टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, फिर हार्ड बॉल की जिस तरह मुख्तलिफ है इवेंट्स अब कराची के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। आप भी बहुत से ज़्यादा इवेंट करवा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। अनकरीब ही आप एक इवेंट कराने जा रहे हैं जहाँ जो है नाइट ऑक्शन प्रीमियर लीग के नाम से। कैसा इस इवेंट को आप कितनी परेशानियां, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इवेंट को करवाने के लिए स्पॉन्सरशिप का लाना, और कराची में एक इतना बड़ा इवेंट आप करवाने जा रहे हैं, तो क्या परेशानियां आई हैं आपको इस सिलसिले में या आसानी से हल होती हुई दिखाई दी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम व्यूवर्स को आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। परेशानियां तो हर चीज़ में आती हैं, बट इससे निकलना आना चाहिए हर इंसान को। ये सिलसिला मैंने काफ़ी पहले शुरू किया था टूर्नामेंट्स कराने का हार्ड बॉल। पहले मैं कराता था वीक डेज़ में, फजर हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, बट ये पहला है सीज़न जो मैं नाइट में करवा रहा हूँ और ये ऑक्शन बेस्ड है।
इसमें सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं अपने स्पॉन्सर से करना चाहूँगा, जिसमें चंगान मोटर हैं जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्स ना हो तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो स्पॉन्सर्स का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारी टीम्स जो कि हमारी फ्रेंचाइजी है, बेसिकली इसमें 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं हमारे टूर्नामेंट में, जो कि 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए हैं। 5-5 टीम्स के 2 ग्रुप्स हैं। इनके जो है वो 2 वेन्यूज़ में 2 ग्राउंड में मैचेस होंगे, एक अन्नू भाई पार्क में और एक नया नाज़माबाद में। इसी तरह टूर्नामेंट चलता रहा। अच्छा, आपने कहा कि मैं जब इवेंट करवाता था ज़्यादातर जो है फजर के बाद जो मैचेस होते थे उसको ऑर्गेनाइज ज़्यादा करता था, तो इसकी टाइमिंग में कुछ फ़र्क है आपके इस टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली नाइट ऑक्शन है, तो ये नाइट में है, ये आफ्टर इशा की नमाज, मतलब 10 बजे की इसकी टाइमिंग है। क्योंकि जो है बेसिकली ये टूर्नामेंट जो तसलसल में चलेगा, वीकडेज में भी और वीकेंड पे भी, तो ऑफिस वाले जो हैं वो 10 बजे के बाद बेसिकली अवेलेबल होते हैं। अच्छा साहब, ये लीग बेसिस पे है या नॉकआउट के बेस पे खेला जाएगा? ये लीग बेस्ड टूर्नामेंट है। लीग बेस्ड टूर्नामेंट है। जावेद इकबाल बेटी, कल के मैच पे दोबारा वापस आते हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, पहले 200 एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुई, 299 रन, लेकिन सेटबैक ये है हमारा शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर का कि विकेटें ऐसी बनाई गई जो तमाम मैचेस के अंदर हमने देखा कि बैटर्स को जो है मौका फराम करी थी लंबी इनिंग खेलने का। हमने देखा कि न्यूजीलैंड के बैटर्स ने भी लंबे स्कोर्स किए, पाकिस्तानी बैटर्स ने भी स्कोर किए। गो के आखिरी मैच में शायद हम वो एक आसान तो कह सकते हैं जिस किस्म की विकेट थी, एक आसान विकेट पर हम 300 रन चेस नहीं कर पाए। इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग खेली, सलमान ने अच्छी इनिंग खेली। कुछ साथ देने के लिए जिस तरह कल उसामा ने अपनी बैटिंग के जौहर दिखाई, क्या कहेंगे उसामा के हवाले से? मोइन भाई देखिए, मैच तो बहुत अच्छा हो रहा था। जैसे अभी अरीब भाई ने भी कहा है कि जब सेट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद होता है इफ्तिखार की शक्ल में, तो आपको सिर्फ छोटी सी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। आगा के बाद जब उसामा खेले, उसामा ने मुख्तसर से इनिंग्स खेली जो 20 रन बना दिए, तो एकदम लग रहा था कि मैच बन रहा है। फिर वही हुआ जिसका डर था, उन्होंने वही गलत शॉट खेली। उसके बाद आपको पता कोई भी सफल नहीं कर सका विकेट पे, और मैच जो है ना हमारे तरफ आता जो न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। और न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर्स थे, देखिए उसके 2 प्लेयर्स ने 50 किए, उसके बाद किसी ने 43, 44, इस तरीके से जो उन्होंने मिल के टीम एफर्ट उन्होंने की, मिल के स्कोर बोर्ड बनाया, तो 300 का टारगेट लगाया। यही चीज जो हम जब चेस पे जा रहे थे हमें करनी चाहिए थी, लेकिन हम ये ना कर पाए। बात वही है, जिस हमारे ओपनर जिस दिन नहीं चलते या वन डाउन नहीं चलता या बाबर नहीं खेलता, तो फिर हम सफल करते हुए नजर आते हैं। वो थोड़ी सी तगड़ी इनिंग्स जो उसकी इफ्तिखार की और आगा की थी, वो हमें मैच में तो वापस ले आई थी, लेकिन हम उसका तसलसल बरकरार ना रख सके। आखिर में ये हुआ कि जिस तरीके आगा आउट हुआ, आगे के बाद हमारी लाइन लगना शुरू हो गई। वही जैसे अक्सर होता है, जो भी बैट्समैन आ रहा था वो समझ रहा था कि मैंने ही छक्के मारने, जबकि जो इंतजामिया पीछे बैठी हुई है, पूरा आपका स्टाफ, कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, उन्हें समझाना था ना, कप्तान को कम से कम उन्हें गाइडलाइन देता कि भाई आपने कुछ नहीं करना, खाली आप सिंगल लेके इफ्तिखार को जब आखिर तक ले जाएंगे तो इफ्तिखार जो मैच फिनिश कर सकता है। अरीब ने जिस तरीके से बताया कि इफ्तिखार को यानी कि 8 साल में सिर्फ 12 दफा ये जो चांस मिला और उसने वो चांस अवेल किया, और जिस तरह इमाम ने कहा था उसके बारे में, वो भी उसने गलत साबित किया। और कल आपको पता पूरा कराची का जिस तरीके से क्राउड आया, ये तो मीडिया की मेहरबानी, उस तरीके क्राउड आया, और सिर्फ चाचू चाचू के नारे लग रहे थे पूरे स्टेडियम में। चाचू पे भी बात करेंगे। अरीब थोड़ी सी बात कर लें अपनी फरमाइश की। अगर जिस तरह जावेद साहब से मैंने शुरू में पूछा था, उन्होंने कहा था कि रिजवान को उनके नंबरों पर खिलाया जाए 5वें नंबर पर, फिर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4थे नंबर पर मुझे बैटिंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4थे नंबर पर बैटिंग करूं। 2 इनिंग 4थे नंबर पर वो खेल चुके हैं। कारकर्दगी अगर देखा जाए तो 0 नज़र आ रही है। कल बाबर आजम से जब रिजवान के हवाले से सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि हम तमाम नंबरों पर जो है प्लेयर्स को खिलाएंगे, क्योंकि जिसकी जहां ख्वाहिश है वो भी हम अपनी नज़र में रखेंगे, और उसके साथ साथ जो टीम की डिमांड होगी उस पर, उस नंबरों पर उस प्लेयर्स को ज़रूर मौका फराहम किया जाएगा। क्या समझ रहे मोहम्मद रिजवान के आने से जो नंबर 4 पोजीशन पर 5वें नंबर जो इफ्तिखार को मिलता दिखाई दे रहा है, और 6ठे नंबर पर जो एक शायद जगह खाली नजर आ रही है एक बैटर्स की, अगर मिडिल ऑर्डर पे एक बैटर शामिल कर लिया जाए बजाय इसके कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएं? देखें, आपने मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इशारा दिया, तो ख्वाहिशें तो हमारी बहुत सी होती हैं, और बाज़ औक़ात वो ख्वाहिशें बस ख्वाहिशें ही रह जाती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे ही रिजवान की भी
मासूमाना ख्वाहिश थी कि उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए और वो खिला भी दिया, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ख्वाहिश अरे मैं आपकी एक बात ये काट रहा हूँ, ख्वाहिश पर खिलाना। अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक शायद ओपनर की हैसियत से परफॉर्म कर रहे थे, फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर पर खिलाया गया, फिर शायद एक जगह बनाई गई। मैंने पहले कहा कि शायद कुछ दोस्ती यारियां भी निभाई जा रही है। अब्दुल्ला शफीक वहां परफॉर्म नहीं करते, अब जगह बनती है इफ्तिखार अहमद की 5वें नंबर पर। ऑलरेडी जब अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेंगे तो रिजवान को 1 नंबर ऊपर भेजा जाएगा, और यही सूरत हाल पिछले 2 मैचेस से होती हुई नजर आई। नो डाउट अब्दुल्ला शफीक एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अगर उसे मौका फराहम किया जाता तो शायद उसके अपने नंबर पर, क्योंकि अगर वो ओपनिंग करता तो शायद वो रन कर पाता। नहीं, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल आपने दोस्ती यारियों का भी जिक्र किया, ख्वाहिशात का भी, बिल्कुल सही, मैं उसी पे आ रहा था। अब अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बात करें ना, अब भी आप मुझे पॉइंट दे गए। अब बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, शायद कुछ वो भी लोग देख रहे हो जो मुझे यूट्यूब पे वैसे रोज देखते रहते हैं, तो उनको तो ये पता है। बाकी आपके व्यूअर्स के लिए अगर बुरा लगा हो तो मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है, उसने एक टेस्ट में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, 100 की, उसको रमीज राजा साहब ने जो है, मतलब मैं कहता हूँ एमसीबी की जो बिल्डिंग होती है ना, या फिर आप देख लो एचबीएल की बिल्डिंग, वहां चढ़ा दिया गया। मतलब ही इज अ क्लास। भाई क्लास ठीक है, सब कुछ टैलेंट भी ठीक है, बट आप परफॉर्म तो करो। आप पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैसे लोग रगड़ा खा के आते हैं और फिर पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, तो वो भी तो मतलब किसी माँ के बच्चे हैं ना। मसूद के हवाले से क्या कहेंगे फिर? जी मैं वही दोनों को आता हूँ इस पे। अब उसके बाद जो है फिर क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक को हमने 5 लिस्टें मैच खिला के पाकिस्तान टीम में ले आए। चलो भाई ले आए, ठीक है, फिर परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। और फिर उसके बाद हम शान मसूद देखें, शान मसूद का पूरे मीडिया को, पूरे टेलीविजन पे जितने क्रिकेट के फैंस हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स हैं, उन सबको पता है शान मसूद ने जितनी लिस्टें में 57 की एवरेज से रन्स किए थे, पाकिस्तान टीम में आके बिल्कुल उलट हो गया। अब मेरे ख्याल में शान मसूद को तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी ही अदाओं पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि अगर हम अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी और फिर जो है ना मामला दूर चला जाएगा। और आपने जो 6ठे नंबर पर बैटर की बात की, तो देखें मोहम्मद रिजवान की यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल बेस पे बात करें, तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं और आप सब हैं, आप चीज़ ये नोट कीजिएगा कि जब भी वो बैटिंग करेंगे, he was always dominating onto the leg side। अब आप देखो, अगर एक प्लेयर जो है वो ऑफ स्टंप पे आपको 5th स्टंप लाइन पे 5th स्टंप के चैनल पे बॉल कर रहा है और he was taking the ball away from you, so how is it possible that you can take that ball to the mid wicket boundary? This is not acceptable at all and impossible, क्योंकि उस ड्यूरेशन में क्या पता आपका टॉप एज भी लग जाए और फिर वो टॉप एज लग के आपका मिड विकेट भी जा सकता है। अब आपको मैं मेलबर्न के मैच की तरफ लेके जाता हूँ। रिजवान का आपने देखा होगा कि वो उनके हैंड पे बॉल लगी और वो अप इन दी एयर गई और वहां पे वो कैच आउट हुए। क्यों गई? क्योंकि वो उस बॉल को भी जो कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, मिड विकेट की तरफ या स्क्वायर लेग की तरफ लेके जा रहे थे। और उनका एक शॉट जो है वो, जो कि आप सबने देखा होगा, पैडल जो वो मारते हैं। अब हर बॉलर को, आपको पीएसएल की तरफ मैं लेके जाऊं, राशिद खान की गुगली के ऊपर वो पैडल मार रहे हैं। मतलब यार सोचने की बात है, जो हेमको की जन्नत में रहता है वही ये बात मान लेगा कि गुगली के ऊपर आप यार राशिद खान पे चांस लोगे, जिसका बॉल पड़ के इतना तेज आता है कि मतलब ये भी डिविलियर जैसे बैट्समैन ने कहा है, इट्स डिफिकल्ट टू पिक हिम व्हाइल ही इज बॉलिंग। तो मतलब अब आप अंदाजा लगा लो। तो भाई वर्ल्ड कप में टीम्स जो है ना, ऐसे प्लेयर को, मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं, अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो कि एक ही साइड पे डोमिनेट करता है और उसका यही खासा है कि वो हर बॉल को एक तरफ लेके जाता है, तो टीम उसको बआसानी पकड़ लेंगी। क्यों? क्योंकि वीडियो एनालिस्ट आपके पास मौजूद हैं, टीम्स वर्कआउट करती हैं इसके ऊपर, और फिर आप कैसे रन करोगे। और दूसरी बात, इमाद वसीम, जो कि आपने अभी नंबर 6 की बात की थी, ही इज द बेस्ट चॉइस एट नंबर 6 पोजीशन राइट नाउ बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म। और उसके बाद प्लस ये कि जो उनकी ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज हैं, आपको याद होगी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे सरफराज अहमद ने अपने आप को नीचे करके उनको वहां भेजा था और उन्होंने क्या जबरदस्त इनिंग खेली थी वहां भी। और उसके बाद बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में पाकिस्तान को वो निकाल चुके। लीड्स में अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको याद होगा जब हम सब हिम्मत हार गए थे और वो फिर जो क्राउड में भी बदमदगी हुई थी, लेकिन वहां पे जो 47-48 रन इमाद ने किए, किस तरीके से पाकिस्तान टीम को मैच में वापस लेकर आए वो। तो कहने का मकसद ये कि ऐसे प्लेयर्स जो है वो, अब इमाद का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरी जिक्र किया, वहां पे इमाद वसीम से भी बाबर आजम का जो है वो सवाल वहां पे किया गया बाबर आजम से, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक कर लें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप में देख के इमाद वसीम से, फिर आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस पर मजीद भी बाबर आजम की आपने बात कर ली, तो बाबर आजम ने कल सवा टेस्ट खेला है, वनडे खेला है और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी के पास में अगर 99 मैचेस की कर लें सिवाय कल के मैच के हवाले से, तो इस पर भी मजीद बात करेंगे। सोहेब के पास जाते हैं। सोहेब, जिस तरह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंट, इसमें कोई प्राइज़ मनी भी रखी है आपने? बिल्कुल, इसमें विनिंग प्राइज़ भी है। इसमें 80,000 जो विनिंग प्राइज़ है और 20,000 जो रनर अप है विद ट्रॉफी।
इसमें ट्रॉफी भी दी जाएगी टीम्स को, और इसमें डिफरेंट अवार्ड्स भी हैं। हर मैच में मैन ऑफ द मैच देते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड है ग्रेट गियर्स की जानिब से और हाशिर रियल एस्टेट की जानिब से। तो उसके अवार्ड्स भी दिए जाते हैं मैन ऑफ द मैच में, और फिर फाइनल सेरेमनी में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अवार्ड्स भी दिए अच्छा जाते हैं। सर, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आप टूर्नामेंट। कुछ दिनों पहले आपने एक बाकायदा तौर पर इस इवेंट के हवाले से एक ड्राफ्टिंग टीमों की भी एक की है, उस ड्राफ्टिंग के हवाले से थोड़ा हमें बताएं। बेसिकली हम लोग जो टूर्नामेंट्स पहले करवाते थे वो एक नॉर्मल टीम अपनी एंट्री करवाती थी और वो एज अ यूनिट खेलते थे, बट इसमें सिलसिला डिफरेंट था। इसमें हमने एज अ ऑक्शन टूर्नामेंट को करवाया है। सबसे बड़ी हमारी जीत इसमें ये थी कि इसमें 250 से ज़ायद लोगों ने, प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया। उसमें से फिर ऑक्शन में टीम्स बनी 15-15 प्लेयर्स की हर टीम में। इस तरीके से फिर हमने इस इवेंट को कराया। अच्छा, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था अरे बे कि बाबर आजम के हवाले से कैरियर बड़ा ज़बरदस्त, वो इस वक्त अगर देखे जाए तो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं, और जिस तरह वो रन कर रहे हैं, बड़ी तनकीद उनको कप्तानी के हवाले से भी हुई। कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे आप उनके? देखिए, मैं इसमें अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो बाबर आजम एज अ प्लेयर मैं समझता हूं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। पाकिस्तान को एक ऐसा ग्रेट प्लेयर मिला है कि जो आपको अभी मजीद जो है वो आपको बहुत सर्व कर सकता है, और 25-30 हज़ार रन पाकिस्तान के लिए कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ही इज़ अ क्लास एक्ट, और लोग तो सिर्फ कवर ड्राइव ही उनकी जिक्र करते हैं, बट द काइंड ऑफ टाइमिंग विच ही हैव, आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल। और अगर आप उनकी जो देखो टाइमिंग को, तो मतलब बहुत से ऐसे बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स गुजरे हैं जो मतलब इस चीज़ को कहते रहे हैं कि बाबर आजम का इसमें कोई सानी नहीं है। बट अगर आप कप्तानी की बात करें, देखें जैसे होता है ना, ज़रूरी नहीं है एक अच्छा स्टूडेंट जो है क्रिकेट जो खेल रहा है, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा कोच हो, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रेट बैट्समैन एक ग्रेट कैप्टन भी हो। तो यही सारी चीज़ें अब इसके सामने मैं मिसाल ये दूंगा, वकार यूनुस व्हाट अ ग्रेट बॉलर, मतलब उनके जैसा बॉलर अब पाकिस्तान को मिलना नामुमकिन है, वर्ल्ड उनको मानता है। बट एज अ कोच कम से कम मैं तो उनको रेट नहीं करूंगा बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, with all due respect of his services which is given to Pakistan as a bowler, no doubt about that, but as a coach he's done totally wrong as far as I am concerned। अगर आप आगे देखो तो बाबर आजम की आपने बात की कप्तानी की, तो बाबर आजम देखें, हम ये कह रहे हैं कप्तान बना है अभी सीखेगा, कप्तान बना है अभी सीखेगा, मतलब मैट्रिक क्लास में जाके मैं बोलूँ कि मैं ABCD लिखना सीखूंगा तो ये लेकिन कौन इस वक्त मानेगा? अरे अगर वो कप्तानी की मैं बात कर लूं तो इस वक्त वो वाहिद कप्तान है दुनिया भर के जिनकी एवरेज भी बड़ी जबरदस्त अच्छा, है चलें कप्तानी में। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें जिम्बाब्वे कितना है ये देखें आप, इसमें साउथ अफ्रीका की बी टीम कितनी है ये देखें आप, न्यूजीलैंड की बी टीम कितनी दफ़ा है ये देखें आप, ये सारी चीज़ें भी तो कंसिडर करें। और प्लस ये कि चलें, अच्छा आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आप पे इस पे काउंटर ये देता हूं कि जब हमारा एक कप्तान ऐसा था, देखें मेरे पास किसी के लिए कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि ना सरफराज मेरा रिश्तेदार है, ना बाबर मेरा रिश्तेदार है, ना इमाद मेरा रिश्तेदार है। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं जो चीज़ अब मेरी रिसर्च से बात करूंगा वही बात करूंगा। बाबर आजम भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो इमाद हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो इफ्तिखार अहमद हो, जो परफॉर्म करेगा मैं तो उसकी बात करूंगा। अब ऐसे 11 सीरीज विनिंग कप्तान लगातार था, वो भी तो किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन आपने एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे उसको हटा दिया, तो बॉस पाकिस्तान में तो ये सब चीजें हो जाती हैं, इसका तो कोई मसला नहीं है। बट बाबर आजम एज अ प्लेयर अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं समझता हूं कि ही वाज अ क्लास एक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। बट अब वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है, अभी अगर आप करंट सिनेरियो की बात करोगे, यस इसकी कप्तानी में फ्लॉज हैं, क्योंकि आप जब भी देखोगे प्रेशर पड़ता है तो वो उस तरीके से प्रेशर पुट नहीं कर पाता पोजीशन पे, क्योंकि आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना, तो आप एक जगह पे फील्ड लेके, अगर आपने ऑफिस रन की फील्ड ली और आप चाह रहे हो कि मैं वाइड यॉर्कर करूं इसको और इसको मैं खिलवाऊं, ये फैच करे बॉल को, जैसे रिजवान डेलिबरेटली डेली करते हैं, जिस पे मैंने आपको अभी डिफाइन किया कि वो आउट हो जाता है बंदा, तो उस तरीके से आप जब एक लाइन और लेंथ पे बॉल करते हो एक जगह फील्ड लेके, तो वो कप्तान फिर विकेट जरूर लेता है। बाबर आजम के साथ ये वाला फ्लॉ जरूर है कि वो ये वाला काम जो है वो नहीं करते और फील्ड को खोल देते हैं, जिस वजह से टीम जो है उनकी तरफ बाबर आजम की कप्तानी की बात करें, थोड़ी सी वीकनेस भी आप उनके डिस्कस कर रहे हैं। अरे बे तो आपने सरफराज का भी जिक्र कर दिया, तो सरफराज के अब मिक्की आर्थर से थोड़े से राब्ते बहाल हुए हैं, जिस तरह मार्केट के अंदर खबरें आ रही हैं, और ज़राए भी यही कह रहे हैं हमारे कि जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस होनी है 25 दिन पहले, उसमें सरफराज अहमद का नाम भी नज़र आ रहा है। तो समझ रहे अगर सरफराज टीम का हिस्सा बनते हैं तो बाबर आजम को कप्तानी में कितनी हेल्प आउट मिलती दिखाई देगी? पहले तो मुझे ये लग रहा है कि शायद सरफराज अहमद टीम का हिस्सा तो जरूर हो, वजह उसकी ये कि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो उन्होंने कर दिया न्यूजीलैंड सीरीज में, मतलब व्हाट अ कमबैक ही है, ब्रिलियंट। तो मतलब उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बनती ना, अगर यहाँ पे रिजवान को खिलाया जाता है उनकी जगह, फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। अब
कप्तानी में ये मैं नहीं कह रहा, बाबर आजम ने खुद कहा है, वरना पीसीबी के पॉडकास्ट मौजूद है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं जो लोग ये बात नहीं मान रहे, कि सरफराज अहमद ने मुझे हमेशा हेल्प किया है। बाबर आजम ने अभी रिसेंटली ये बात कही है, और मुझे जब भी कोई मसला होता है, मैं ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, सैफी भाई से मशवरा करता हूँ। आपको मैं पीछे से एक चीज़ याद दिला दूँ, 2021 के वर्ल्ड कप में जब रमीज राजा साहब नए नए आए थे, तो उन्होंने आते ही सरफराज अहमद, आजम खान वगैरह को जब बाहर किया था, तो सरफराज अहमद का भी नाम नहीं था, जिसमें रिजवान और बाबर को यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बोला नहीं, एक हमारा सीनियर प्लेयर है और वो कप्तानी कर चुका है पाकिस्तान टीम की, हमें उससे हेल्प मिलेगी। उन्होंने जाके बात की थी, फिर सरफराज अहमद को इंक्लूड किया था, बट खिलाया नहीं गया था, और उसमें जो है वो आईसीयू से निकाल के रिजवान को खिलाया गया था सेमीफाइनल में, जो कि हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। खैर अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं, वरना फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उस चक्कर में सरफराज अहमद को वो लेके गए थे। तो एक्सपीरियंस का जो है वो नेमुल बदल कोई नहीं होता, और सरफराज अहमद ने किस तरीके से इस यंग लैड को गाइड किया था, इसकी ये पूरे सारे जितने प्लेयर हैं, चाहे हसन अली हो, शादाब खान हो, फ़खर जमान हो, ये सब लोग बखूबी खुद बोलते हैं। चाहे आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक कर लें, इनके इंटरव्यूज चेक कर लें, और अभी कप्तान बाबर आजम ने खुद ये बात की कि मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। तो मे बी अगर सरफराज अहमद को भेजा जाएगा और टीम के साथ जो कि लाजमी भेजा जाएगा, तो बिल्कुल उनको हेल्प जरूर करेंगे, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ अरीब, जिस तरह हमने ये सीरीज खेली है, इस पर मैं जिक्र कर रहा था, खासकर विकेटों के हवाले से, समझते हैं आप कि ऐसी विकेटें तैयार की गई जहां पर बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही थी, खासकर हमारे फास्ट बॉलर, और जिस तरह शहनशाह आफरी और टीम कम्बिनेशन जिस तरह चेंज होती रही, खासकर बॉलिंग ऑप्शन में, तो मुस्तकबिल में हमें वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो कैसा देख रहे हैं इसको कि ये पाकिस्तानी टीम की जो हेल्प आउट करने वाले लोग हैं, जो पीछे बैठे हुए टिंग टैंक, उनको कम से कम इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था कि हमें ऐसी विकेटें तैयार की जाए जहां हमें बैटर्स को भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। कल हो तो गई परेशानी, और कितनी होगी और क्या चाहिए विकेट। देखें, कल जब आपसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने आपको कल भी यही बात की थी कि देखें, जब आपके पास ऐसी विकेटें होंगी जहां बिल्कुल लोअर बाउंस होगा, तो वहां पे डिफिकल्टी तो फेस करना पड़ेगी। और हमें बिल्कुल एक होता है ना, तनाजुर में रह के काम करना चाहिए, कि मतलब एक ही बिल्कुल किसी की तरफ झुक ना जाओ और बिल्कुल किसी के कदमों में ना बैठ जाओ, बिल्कुल मियाना रवि इख्तियार करो। तो ऐसी विकेटों का मामला है कि आपको जो है वो ऐसा फोकस करना चाहिए था कि बैटिंग भी ठीक है हो जाए और बॉलर्स को भी हेल्प मिले, इस टाइप की विकेट होनी चाहिए। आप अगर मैंने आपको याद हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडिया में जो है वो फ्लैट ट्रैक्स तो होते हैं, बट वहां पे स्पिनर को हेल्प मिलती है। अब उससे होता क्या है, बैट्समैन रन बना रहा है, जब तक फास्ट बॉलर है ठीक है, पहले 2 ओवर में स्विंग भी मिलता है, उसके बाद जैसे ही स्पिनर आता है तो गेम थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो जाता है स्पिनर्स के थ्रू। वहां पे स्पिनर जो है वो बॉल को टर्न करता है, ब्रेक भी होता है, इस चक्कर में। तो हमें यहाँ पिंडी में जो विकेट थी, टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट का कत्लेआम थी। कल भी मैंने यही बात बोली, आज भी मैं यही बात कहूंगा। यस, पाकिस्तान जीत गया दोनों मैच, ठीक है, वहां पे फखर ने भी 100 की, डेरिल मिचेल ने भी 100 किए, और आपने शहनशाह अफरीदी की बात की, तो मैंने एक चीज़ नोट की है, मे भी अल्लाह ताला ये करे कि मैं गलत साबित हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब बॉल स्विंग होता है, जब तो शाहीन अफरीदी जो है वो मतलब अनप्लेबल हो जाते हैं, बट जहां बॉल जरा सा स्विंग होना ना मिले आपको स्विंग, तो फिर शाहीन अफरीदी को मार पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल में उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि जो उनको ये चीज़ ज़रूर बता रहे होंगे कि आपको वेरिएशन की तरफ भी जाना चाहिए, कि किस तरीके से आपको अगर स्विंग ना मिले तो आपको किस तरीके से। अच्छा, हमें शहनशाह अफरीदी की बात कर ली है हमने, स्क्वाड में एहसानुल्लाह को अपने साथ रखा। मुस्तकबिल अगर हम उसका देख रहे हैं, वर्ल्ड कप खिलाना है, तो हमें चाहिए था कि उसे कम से कम मजीद और मैचेस दे देते इस सीरीज के अंदर। देखिए, जैसे मैंने आपको पिंडी की विकेट की यहाँ मिसाल दी ना, अब उससे ही एहसानुल्लाह को जोड़ते हैं। यहाँ पे पिंडी की विकेट थी, वो तो रोड था। अब रोड के ऊपर अगर आप तेज तेज बॉल करोगे तो बड़े आराम से आपको रन पड़ेंगे। वो एहसानुल्लाह के साथ यही किया गया। उसका नेचुरल जो लेंथ है वो पीछे का बॉल करता है, वो बॉल पीछे पिच करके या तो वहां से शॉर्ट बॉल पे विकेट लेता है पीछे के लेंथ पे, या फिर वो आगे पिच करके यॉर्कर लेता है गुड लेंथ से, 6 मीटर से 8 मीटर की लेंथ पे बॉल करता है वो। उसके ये 2 लेंथ है। अब अगर आप देखोगे रोड पे अगर आप बॉल कर रहे हो, जावेद भाई भी इस चीज को सेकंड करेंगे कि अगर आप हम पिंडी जैसे रोड पे बॉल कर रहे हैं तो कितना आसान हो जाएगा, कितना टाइम बैट्समैन को मिल जाएगा कि वो पीछे जाके पुल भी कर सकता है, हुक भी कर सकता है, रैम्प भी मार सकता है, उसको अपर कट भी कर सकता है, लेट कट भी कर सकता है। ये सारे शॉट्स उसके पास अवेलेबल होंगे। अगर यही नेशनल स्टेडियम की विकेट पे एहसानुल्लाह को खिलाया जाता है, एज फार एज आई एम कंसर्न, तो मेरे ख्याल में वो बड़े बेहतर साबित होते हैं और वर्ल्ड कप में उनको काफी चांस देना चाहिए। He is going to be a massive factor for Pakistan, और मे बी आप कह सकते हैं सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। सरप्राइज पैकेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, जिस तरह रिब ने कहा कि गुडलाइन से बॉल बड़ी तेज़ी में उठकर आती है, आप भी माशाल्लाह से अब वेटरन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इससे एहसानुल्लाह के हवाले से? जिस तरीके अरीब ने कहा कि वही जब बैटिंग पैराडाइज पे आपने उसको खिला दिया, मकसद ये तो वही होता है, अगर किसी प्लेयर को आपने उसका करियर ख़राब करना है तो उसको खिला दें वहाँ।
वो यही हुआ उसके साथ। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि सरप्राइज पैकेज के तौर पे यहाँ उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि इसको डायरेक्ट जो है हम जाके इंडिया में वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करें, ये भी एक हो सकता है, ये भी उनकी हो सकता प्लानिंग हो है। सकती है, क्योंकि जिस तरीके का वो बॉलर है। बिल्कुल जिस तरह का बॉलर सब जिस तरह जिक्र हो रहा है इस आपके इवेंट के हवाले से, तो मज़ीद जो मैचेस है आपने खिलवाने, उसमें सिर्फ कराची के लिए आपने ये इवेंट मुनक्किद किया या शहरों से भी, दीगर शहरों से भी जो है खिलाड़ियों को मदऊ किया है, दीगर शहरों से या टीम बनाई आपने? इसमें टीम्स तो कराची की हैं, बट हर टीम में कोई ना कोई ऐसा है जो आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कराची है, कोई कोयटा का है, कोई कश्मीर से आ रहा है, बट इस तरह के हैं प्लेयर्स हर टीम में कोई ना कोई जो इस ऑक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। अरे बड़ी बाज़ गश्त अब सुनाई दे रही है कि एशिया कप शायद ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मज़ीद इस सिलसिले में जो है 3 मुल्की सीरीज़ के लिए गौर करता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्या हमें एशिया कप पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या हम 3 मुल्क की सीरीज़ पर? देखिए, एशिया कप की तो अपनी एक स्वैग है, और वो नसीम शाह के 2 छक्के जाहिर सी बात है आप सबको याद होंगे। और एशिया कप जाहिर है एक एशिया का ऐसा इवेंट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है। अगर बीसीसीआई इस प्रोपेगेंडे में पड़ के और एशिया कप को कैंसिल करता है और वो खुद भी 5 मुल्की टूर्नामेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत मामला जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के लिए, जिस तरीके के हालात हैं। और अब पाकिस्तान की आपने बात की, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ से जिस तरह बात चल रही है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि क्या होगा। और अगर हो जाता है ये भी इन पाकिस्तान होगी ये सीरीज़, अगर हुई तो ट्राई नेशन सीरीज़ वर्ल्ड कप से अहम पहले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्रैक्टिस तो मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि एक तरीके से मैं समझता हूँ ठीक है कि आपने जो हमें एशिया कप में 8 शायद मैचेस खेलते, हम 8-10 मैचेस हमें होते, जिसमें से 2 मैच हमारे इंडिया के खिलाफ होते, बाकी और दूसरी टीमों के खिलाफ। तो इस तरीके से हमारे को वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए तो तैयारी मिल जाएगी। बट बॉस, जो एक प्रेशर होता है ना, वो एशिया कप में हमें प्रेशर पड़ता तो शायद हमें जो हमारी जो गलतियां, शायद हमें एक दो वो नजर आ जाती, खामियां नजर आ जाती, जो खला हमारी टीम में रहता वो हमें नजर आ जाता है। क्योंकि प्रेशर में आप जो है वो एक्सपोज भी हो जाते हो, और कभी कभी प्रेशर में आप ऐसा, जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी में प्रेशर में हम मतलब प्रेशर को ही हमने प्रेशर में डाल दिया था, ऐसा खेला था। बिल्कुल। अरे जावेद भाई ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। हो सकता है ये जैसे अभी कह रहे हैं ना एशिया कप हो सकता है कि बांग्लादेश में हो जाए। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एशिया कप जो है बांग्लादेश में होगा। गवर्नमेंट ने जो है नजम सेठी को भी वो मौक़िफ़ दे दिया, हुकूमती मौक़िफ़ जो होता है वो भी मिल गया और इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्योंकि अब आगे जाके इनको फेस सेविंग के लिए कुछ तो चाहिए। जिस तरीके से नजम सेठी ने तहरीरी ज़मानत मांगी है, जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी तो इंडिया तहरीरी अगर ज़मानत देता है तो ये बांग्लादेश में हो सकता है आपको एशिया कप होता हुआ नजर आए। जी अरे भाई जी देखें, आपने बिल्कुल सही बात की, आप बिल्कुल पॉइंट वैलिड है आपका। और ये चीज तो बहुत पहले से हम सुन रहे हैं ना कि न्यूट्रल वेन्यू पे तो एशिया कप आराम से हो जाएगा, इंडिया भी खेल लेगा, हम भी खेल लेंगे। अब चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू यूएई हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। अब आपके जराए हैं, बिल्कुल मैं इस चीज को सेकंड करूंगा कि जराए हैं तो बिल्कुल होंगे। बट ये तो बात थी कि इंडिया को हमने बोला है कि तहरीरी, बट आप और मैं ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो तहरीरी तकरीरी सब मुकर जाते हैं, उनका मसला ऐसा है। लेकिन आईसीसी इवेंट के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना पड़ेगा। नजम सेठी वो यही चाह रहे हैं। एक बात आपसे कहना शोएब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी शोएब, मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को जो है इस पे जो है वो बैक ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो इंडिया के अगर अलावा भी हम एशिया कप कराना चाहें तो हम कराएं। बिल्कुल हम कराना चाहें, हमारे पास टाइम कम है। शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।